Good morning to all. Good morning, dear students, and welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो पिछली जानकारी जो थी वहीं से करेंगे कंटिन्यू। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस क्लासेस में हम लोग काफी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मुद्दे के ऊपर बात कर रहे थे, एक पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा था हम लोग किस प्रकार से कार्बन के बारे में बात कर रहे थे और कार्बन की हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कवर अप किया, समझा, सीखा। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना। अब अपनी प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो हमको इस चैप्टर में जो बातें करनी है वो काफी कुछ इंपॉर्टेंट और आपके लिए नई रहने वाली है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी रहने वाली है। हमने प्रीवियस क्लासेस में सिर्फ एक जो एलिमेंट था इसके कार्बन के बारे में बात करी थी, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में, है ना। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस आवर्त सारणी में इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आवर्त सारणी, यानी कि पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, पीरियोडिक टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है? तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अब तक 118 एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। 118 एलिमेंट्स को हमने रखा हुआ है। कितने एलिमेंट्स? 118। ठीक है ना, 118। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है एलिमेंट्स को 118 तत्वों को 118 एलिमेंट्स जो अब तक खोजे जा चुके हैं उनको किस प्रकार से व्यवस्थित करा हुआ है, किस प्रकार से उनको ऑर्गेनाइज करा हुआ है, क्लासिफाई करा हुआ है। तो जो ये हमें आवर्त सारणी दिख रही है अपने इस रूप में, अपनी इस फॉर्म में, वो पहले नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ कि हमने एकदम से जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके और उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग की जो जर्नी थी वो काफी कुछ हम लोग काफी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, काफी कुछ अलग अलग तरीकों से काम करा और फाइनल जो स्वरूप आया आवर्त सारणी का वो कुछ इस प्रकार का। तो क्या ये स्टार्टिंग से ही इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, स्टार्टिंग से ही जो एलिमेंट्स थे उनको इतने अच्छे तरीके से रखा गया था? आंसर है नहीं। तो फिर क्या हुआ था? उसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में और सीखने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले क्या क्या हुआ था। चलिए मेरे साथ सबके सब चैप्टर की हेडिंग डालेंगे। चैप्टर नंबर 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब हमारे पास बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे, बहुत सारे जो तत्व थे वो ज्ञात नहीं थे, तो कुछ हमारे पास लगभग 20 के अराउंड जो एलिमेंट्स थे, 20 के अराउंड जो एलिमेंट्स थे वो नोन थे। तो स्टार्टिंग में जैसे कि आप लोग देखते हैं बच्चों, जब आप स्कूल जाते होंगे तो आपके स्कूल में जैसे आपकी एक क्लास है, सपोज आपकी क्लास है 10th और 10वीं क्लास में भी आपके पास अराउंड 500 बच्चे हैं। आपके स्कूल में 10वीं क्लास में 500 बच्चे हैं। अब क्या होता है, इन 500 बच्चों के डेली अटेंडेंस लगानी होती है, इन 500 बच्चों का डेली होमवर्क मेंटेन करना होता है, होमवर्क करा नहीं करा। इन 500 बच्चों के मार्क्स जो है हमको रखने होते हैं। इन 500 बच्चों की जो कॉपी चेक हुई उसमें कितने मार्क्स आए वो भी हमको लिखना होता है। मतलब कि अगर एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा हो तो ये काम आसान है, लेकिन अगर 500 बच्चे हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए ये काम हो जाता है मुश्किल। तो हमने क्या किया, हमने इन 500 बच्चों को क्लासिफाई कर दिया। हमने इन समझना, इस बात को समझ करके आ जाएगा। हमने इन 500 बच्चों को कैसे क्लासिफाई किया, हमने इनको कुछ इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया, 100 100 100 100। हमने बोला
इसके 10th के 4 सेक्शन बना दो, सॉरी 5 सेक्शन, 500 बच्चे हैं ना, ए बी सी डी और ई। हमने क्या करा, 10th के 5 सेक्शन बना दिए, ए बी सी डी ई। हर सेक्शन में कितने कितने बच्चे डाल दिए, 100 बच्चे। अब थोड़ा बच्चों की जो वो है वो कम हो गई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कम हो गए हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ए क्लास के लिए एक टीचर को रख दिया, बी क्लास के लिए एक टीचर को रख दिया, सी क्लास के लिए एक अलग टीचर को रख दिया, डी क्लास के लिए एक अलग टीचर को रख दिया, और ई क्लास के लिए एक अलग टीचर को रख दिया। हमने बोला ए क्लास में वो वाले बच्चे आएंगे जिनके नाम का पहला अक्षर ए से लेकर आई तक आता हो। फिर बी सेक्शन में वो वाले बच्चे आएंगे जिनका आई से लेकर के तक आता हो। फिर सी सेक्शन में वो वाले बच्चे आएंगे जिनका के से लेकर ओ तक आता हो। और डी सेक्शन में वाले बच्चे आएंगे जहां ओ से लेकर यू तक आता हो। और लास्ट वाले सेक्शन में बच्चे आएंगे जहां यू से लेकर जेड तक आता हो। ये क्या है, जिनके नाम के पहले अक्षर। अब आपको बोला जाए कि अगर आपका नाम करण है, ठीक है, तो करण आपको कहां मिलेगा, सॉरी इसको हमको ऐसे तरीके से लिखना चाहिए था, जे टू के, ठीक है, एंड देन एल टू ओ, देन टी टू यू एंड वी टू जेड, ठीक है। सपोज आपका नाम करण है तो आप कहां मिलेंगे, आप मुझे बी सेक्शन में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जिनका नाम के से स्टार्ट होता है वो मुझे बी सेक्शन में मिलेंगे। समझ रहे हो, तो क्लासिफिकेशन हो गया, समझे इस बात को। अगर मैं बोलूं कि मुझे मदन नाम का बच्चा या फिर मालती नाम की लड़की, मालती नाम की बच्ची कहाँ मिलेगी, MALTI, तो मालती मुझे कहाँ मिलेगी, LMNO, इस वाले सेक्शन में, क्योंकि एल से लेकर ओ तक जिनके नाम के पहला अक्षर एल से लेकर ओ तक है, इसका नाम का पहला अक्षर एम है, वो मुझे कहाँ मिलेगी, सी सेक्शन में। अब बात समझ में आई। तो मैं क्या करने की कोशिश करता हूं, अपना काम आसान करने की कोशिश करता हूं। अपना काम क्या करने की कोशिश करता हूं, आसान करने की। ऐसे ही हमने एलिमेंट्स के केस में किया। सबसे पहले जिनका नाम आता है, जिन्होंने काम करने का सबसे पहले जिम्मेदारी उठाई, उनका नाम है, वो साइंटिस्ट है हमारे, डॉबे राइनर। डॉबे राइनर। इनका जो त्रिक नियम है, इनका जो ट्राइड लॉ है, वो काफी कुछ इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या है डॉबे राइनर का त्रिक नियम, क्या है डॉबे राइनर का ट्राइड लॉ, देखो आप जैसे कि इमेज में देख पा रहे होंगे, इमेज में डॉबे राइनर ने जो कुछ तत्व थे उनको इस प्रकार से बैलेंस, इस तरीके से अरेंज किया। दिख रहा है आपको, 3-3 के ग्रुप बनाए, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3। इनको इन्होंने अलग अलग समूह में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जैसे हमने सेक्शन बनाए थे ना, वैसे इन्होंने ग्रुप में रख दिया। क्यों रखा होगा, क्या फायदा होगा इन्हें रख के। इन्होंने रखने के बाद एक बात भी बोली, वो बात मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, और फिर हम उस चीज को चेक भी करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने ये बात बोली, लिखेंगे, त्रिक के 3 तत्वों के को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, कैसे रखना है हमको उनको, उनके द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर। तीन तत्वों को हम लोग कैसे रखेंगे, उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही। जैसे ये एक है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड आर्सेनिक, तो एक का है 14, दूसरे का है 31, तीसरे का है 74। तो आरोही क्रम हो गया ना, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ऐसे हमको उनको रखना है, ठीक है। चलो ये काम हो गया।
रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, लगभग औसत होता। आ गई बात समझ में? तो बोला गया कि जो भी हमारे पास 3 परमाणु हैं, हम जिनको रख रहे हैं, ठीक है, हमको पहले तो उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, मतलब बढ़ता हुआ दिखना चाहिए हमको, जैसे यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है और यहाँ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, जैसे सपोज स्ट्रोंथियम की बात करते हैं, स्ट्रोंथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 87.6, ठीक है। बाकी दो परमाणु तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत। बाकी दो कौन कौन बचे? बाकी दो बचे हमारे पास कैल्शियम एंड बेरियम। तो कैल्शियम का कितना है भाई? 40.1। देन बेरियम का कितना है भाई? बेरियम का 137.3। इनका अगर औसत निकाला जाए तो कितना आएगा? औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते हैं और उसको 2 से भाग कर देते हैं। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये आएगा हमारा 3 and 1 4, 7, 4 and 3 7, 177.4/2। और जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा 2 8 जा 16, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं मैं, एंड देन उसके बाद 17, 2 8 जा 16, देन उसके बाद 14, 2 7 जा 14। तो कितना आया? 88.7। इन्होंने कितना लिखा हुआ? 87.6, ठीक है। तो इन्होंने क्या बात बोली थी? लगभग औसत होता है। क्या होता है? लगभग औसत। तो आप देख रहे हैं ये दोनों लगभग जो है बराबर वैल्यू से। समझ में आया? डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। इन्होंने बस एक अरेंजमेंट किया, उस अरेंजमेंट में इन्होंने इस तरीके से लगाया, जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में लगाया। कैसे क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। और बोला कि जो बीच वाला परमाणु है, बीच वाला जो एलिमेंट है, उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो बाकी दो के परमाणुओं के द्रव्यमान का एवरेज होता है। सिंपल बात, ठीक है। और चेक करना है, और एक और चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं, ब्रोमीन। बीच में कौन है? ब्रोमीन। कितना है इसका परमाणु द्रव्यमान? 79.9, ठीक है, 79.9 है। तो इसके ऊपर नीचे कौन है? क्लोरीन है और आयोडीन है, ठीक है। अब क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का है 35.5 और आयोडीन का है 126.9, ठीक है। इनका एवरेज निकाल लो। एवरेज मतलब औसत। औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते हैं और फिर उसके बाद 2 से भाग कर देते हैं। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा 35.5 प्लस 126.9 तो 162.4 आ रहा है। उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 98.95, ठीक है। यहां पर आप देखिए, ये आ रहा है लगभग 80 के लगभग और ये आ रहा है लगभग 99 के लगभग। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है थोड़ा ज्यादा है, डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है। चलो इधर भी चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाले में देखिए, नाइट्रोजन का है 14, आर्सेनिक का है 74.9 और जो बीच में है फास्फोरस उसका है 31। चेक करते हैं जरा इन दोनों का एवरेज। इन दोनों को ऐड करने से आएगा 14 प्लस 74.9 इज इक्वल टू 88.9 एंड अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आता है 44.45, ठीक है। तो इन्होंने लगभग वाली जो बात कही, वो जो थी वो काफी हद तक हमें सेटिस्फाइड होती भी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये जो है इसका एक लिमिटेशन भी है, ठीक है। काफी ज्यादा ये फॉलो नहीं कर रहा था और सिर्फ ये 3 ही ट्रिक जो है उस टाइम के जो एलिमेंट्स थे उनके बना पाए।
आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो बातें आपको आज बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।